सिस्टम ने बताया कि स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर का कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है और कितने भी प्लेयर्स एंटर कर सकते हैं। अब सुओ एक कोलोसल स्टेयरकेस के बेस पर खड़ा है जो ईयरी स्काई की तरफ ऊपर जा रही है। उसे अच्छी तरह याद है कि इस गेट में नेमलेस स्वॉर्ड से भी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई थी और यहां से कोई वापस नहीं आया। बाहर के लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि अंदर होता क्या है। सुओ जानता है कि यहां मॉन्स्टर्स अपीयर नहीं होते। गेट क्लियर करने के लिए बस सीढ़ियां चढ़नी होते हैं, लेकिन हर एक स्टेप एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर होता है, भयंकर मेंटल ट्रैप्स से भरे हुए। इसी वजह से स्टेयरकेस के इर्द गिर्द भयंकर मॉन्स्टर्स जैसे स्टैचूज खड़े हैं, विक्टिम्स जो यहीं जम गए। सुओ रियल स्ट्रैटेजी समझता है। इस जगह को क्लियर करने के लिए एस रैंक मेंटल प्रोटेक्शन देने वाली स्किल या आइटम चाहिए, वरना एंडलेस डिस्पेयर तुम्हें मार देता है और तुम्हारी लाश भी सीढ़ियों पर एक और स्टैचू बन जाती है। इसीलिए इस गेट का नाम स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर है और इसी वजह से आज तक कोई वापस नहीं आया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुओ पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। तुरंत ही क्रशिंग डिस्पेयर की वेव उस पर टूट पड़ती है। उसके पैर मुश्किल से स्टेबल रहते हैं। पर्पल स्ट्रीम्स उसके सर के पीछे घूमने लगती हैं, लेकिन वो मुस्कुराता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि ड्रैगन ब्लड एक्टिवेट हो चुका है। मेंटल डैमेज इम्यूनिटी। ड्रैगन ब्लड के साथ पूरा गेट उसके लिए बस एक इजी स्ट्रोल बन जाता है। सुओ नेक्स्ट स्टेप चढ़ता है। भयंकर मॉन्स्टर्स हर तरफ लर्क कर रहे हैं। वो शांत तरीके से चलता रहता है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, स्टैचूज कम होती जाती हैं। सिर्फ कुछ ही लोग आधे रास्ते तक पहुंच पाए थे। मुड़े टेढ़े चेहरे साइड से उसे देखते रहते हैं, हमेशा के लिए फंसे हुए। उसे पता है वो उन्हें बचा नहीं सकता। पास्ट लाइक्स में जिस हंटर ने इस गेट को क्लियर किया था, उसने हंड्रेड्स ऑफ डेज अपना माइंड स्ट्रांग करने में लगाए थे। उसने विक्टिम्स को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने स्टैचूज को छुआ, वो सब धूल बन गए। आखिर में वो अकेला रह गया, किसी को भी बचा नहीं पाया। आखिरकार सुओ टॉप पर पहुंच जाता है। वो नीचे पड़े लाइफलेस फॉर्म्स को देखकर कहता है उसे पता है उन्होंने कितना दर्द झेला। हाथ जोड़कर वो प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें फ्री करेगा। उसे पता है वो सिर्फ उनकी फंसी हुई सोल्स को रिलीज कर सकता है। एक व्हाइट पोर्टल उसका इंतजार कर रहा होता है। सिस्टम उसे एमवीपी डिक्लेयर करता है और एडिशनल एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट अवार्ड करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो पहला इंसान है जिसने इस पोर्टल को क्लियर किया और 5 और स्किल पॉइंट्स देता है। फिर लेवल इंक्रीज का नोटिफिकेशन आता है और स्टैट्स बूस्ट के साथ एक और स्किल पॉइंट ऐड होता है। मुस्कुराते हुए सुओ कहता है अब फाइनल रिवॉर्ड का टाइम आया है। सिस्टम उसे रिंग ऑफ इमोशंस देता है। ये रिंग इमोशंस को कलर्ड ऑरास के रूप में दिखाती है। व्हाइट या ब्लैक इमोशनल एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और उसे रीशेप कर सकती है। ड्यूरेशन अननोन है। सुओ को याद आता है कि पास्ट लाइफ में सिर्फ वही प्लेयर इस रिंग को पा सका था जिसने इस गेट को क्लियर किया था। उसने इस रिंग का यूज इमोशनल वुंड्स हील करने के लिए किया था, लेकिन बाद में एनिमीज ने उसे चुरा लिया। सुओ हाथ उठाता है, सोचते हुए कि इस बार सब कुछ अलग होगा। वो रिंग अपनी उंगली में पहन लेता है। स्टेयर्स के टॉप पर खड़े होते ही रिंग तुरंत कॉर्प्सेस के इर्द गिर्द बची हुई ब्लैक इमोशनल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। ड्रैगन ब्लड की वजह से सुओ को कोई मेंटल डैमेज नहीं होता। वो जमीन को छूता है और सिस्टम रिपोर्ट करता है कि रिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर रिएक्ट करती है। कलर ब्लैक है और अब्सॉर्प्शन शुरू हो चुकी है। ब्लैक एनर्जी घूमने लगती है। सुओ अपना राइट हैंड उठाता है। रिंग मैक्सिमम कैपेसिटी तक अब्सॉर्ब कर चुकी होती है। पूरे स्टेयरकेस को प्योरीफाई करने के लिए ये काफी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोर्टल सामने होने की वजह से उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। गेटवे की तरफ मुड़कर सुओ धीरे से कहता है अब जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही सुओ बाहर निकलता है, रिपोर्टर्स तुरंत उसे घेर लेते हैं। कैमराज नॉन स्टॉप फ्लैश करते रहते हैं। वो चेहरा कवर करने के लिए हाथ उठाता है जब जर्नलिस्ट्स लेंस में देखने के लिए चीखते हैं। संभलने से पहले ही चूलमन और जिनवी एक्साइटमेंट से भरे हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। चूलमन हवा में पंच मारते हुए पूछता है सुओ ने गेट को एग्जैक्टली 4 मिनट 17 सेकंड्स में कैसे क्लियर कर दिया, जब ये गेट नेमलेस स्वॉर्ड से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता था। जिनवी चीखता है कि उसे तुरंत आर्टिकल लिखना है। सुओ उन्हें शांत होने को कहता है, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्हें फोटो के लिए इनवाइट करता है और दोनों खुशी खुशी अग्री कर लेते हैं। जैसे ही क्लियर्ड गेट की न्यूज ऑनलाइन फैलती है, लोग सवाल करते हैं क्या सुओ ने वाकई स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर कॉन्कर कर लिया, वो गेट जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। जवाब हाँ था, उसने वाकई कर दिखाया था। डोंग्युक अपनी टैबलेट को डिसबिलीफ के साथ घूरता है। 5 मिनट से कम टाइम देखकर वो ओवरवेल्म हो जाता है और चेहरा हाथों से कवर कर लेता है। जो पढ़ रहा है उस पर भरोसा नहीं होता। तब लैंडलाइन रिंग होती है। फोन उठाते ही कॉलर खुद को जैन क्योंग हुआन इंट्रोड्यूस करता है, कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जो पोलाइटली पूछता है क्या डोंग्युक के पास थोड़ा टाइम है। डोंग्युक तुरंत समझ जाता है कि ये अन सुओ के बारे में है। जब प्रेसिडेंट पूछता है क्या वो एसोसिएशन आ सकता है, डोंग्युक लंच का ऑफर करता है और प्रेसिडेंट अग्री कर लेता है। कॉल कट होते ही एक आदमी ऑफिस में एंटर करता है, लेकिन डोंग्युक बस अपने सेक्रेटरी किमीगांग को बुलाता है और कहता है हंटर अन सुओ के साथ मीटिंग अरेंज करे। बाद में एक व्हाइट कार आकर रुकती है और जिनवी बताता है कि वो पहुंच गए हैं। गाड़ी से उतरते हुए सुओ पूछता है क्या वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहे हैं। जिनवी एक्सप्लेन करता है कि स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर वाला आर्टिकल पहले ही प्रिपेयर्ड है।
बस थोड़े एडिट्स के बाद रिलीज होगा। वो सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट टूर पर चलेंगे क्योंकि उसे फूड रिव्यूज लिखना पसंद है, और सुओ प्रॉमिस करता है कि वो साथ चलेगा। गाड़ी जाते हुए सुओ खुशी से अपनी रिंग को देखता है और कहता है कि जिन्वी के पैशन ने उसे काफी पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया है। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही सूहो एक टेबल की तरफ बढ़ा जहां च्यूमन ने उसे जोर से साउथ कोरिया का प्रोटेक्टर कहकर ग्रीट किया। प्रेसिडेंट ने एनकरेज किया कि वो मिस्टर डोंगयुक के बगल में बैठे। सूहो ने एसोसिएशन लीडर्स को थैंक्स कहा और अपनी सीट ले ली। कॉन ह्युआंग, डोंगयुक और स्पेशल फोर्स डिवीजन के हेड बी स्योंग यॉल सबको एक साथ देखकर उसे इस अचानक आई फॉर्मेलिटी पर थोड़ी कंफ्यूजन हुई। वो चुपचाप सुनता रहा जब कॉन ने उसे बधाई दी, उस स्पीड की तारीफ करते हुए जिसमें उसने दोनों सील गेट्स क्लियर किए थे और उसे नेशन का फ्यूचर कहा। च्यूमन ने टोस्ट प्रपोज किया और सूहो ने अपना कप उठाते हुए उनकी शेयर्ड सक्सेस के नाम टोस्ट किया। ग्लासेस टेबल के इर्द गिर्द क्लिंक हुई। मील के दौरान प्रेसिडेंट ने कहा कि उसने सुना है कि सूहो के गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई फिक्स टर्म नहीं है। डोंगयुक ने कंफर्म किया कि जबकि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 साल के होते हैं एंड सूहो एक स्पेशल केस है जो कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए उसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंग हुआंग हंस पड़ा, खुश होते हुए कि गिल्ड लीडर डोंगयुक एसोसिएशन के गोल्स शेयर करता है। फिर उसने सूहो से पूछा क्या वो इस अरेंजमेंट से अग्री करता है। जूहो ने कहा कि वो गिल्ड लीडर की कंसिडरेशन को बहुत अप्रिशिएट करता है। चीफ पी ने ऐड किया कि वो सूहो के एसोसिएशन ज्वाइन करने का इंतजार कर रहा है क्योंकि इससे सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पूरी नेशन को बूस्ट मिलेगा। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ च्यूमन ने कहा कि प्रेसिडेंट सूहो को एक स्पेशल लेटर ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं। अंदर ही अंदर सूहो खुश हो गया क्योंकि ये लेटर प्रैक्टिकली इंश्योर करता था कि वो लेवल 5 एग्जाम पास कर लेगा। बाहर से उसने कहा कि वो डीपली ऑनर्ड महसूस कर रहा है। क्योंग हुआंग ने एक्सप्लेन किया कि वो ओरिजिनली नेमलेस स्पोर्ट्समैन की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए मिले थे, लेकिन सूहो ने इतनी जल्दी एक और गेट क्लियर कर दी कि वो लोग भी पेस नहीं पकड़ पाए। सूहो ने हम्बली रिप्लाई दिया कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे रिक्वायर्ड एक्सेस दिया था। लीडर्स को उसका आंसर बहुत पसंद आया। चीफ पी अभी भी अपना कप पकड़े हुए ने पूछा कि सूहो ने स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर कैसे क्लियर किया जबकि वहां से कभी कोई वापस नहीं आया और इन्फॉर्मेशन भी मिनिमल थी। सूहो ने पी के सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट करने का टैलेंट पहचान लिया जो उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद था, इसलिए वो गार्ड पर रहा। मुस्कुराते हुए उसने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि गेट के अंदर कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, सिर्फ एक स्टेयरकेस थी और एक बार उस पर कदम रखते ही उसे डेंजर का एहसास हुआ तो उसने अपने टूल्स यूज किए और क्लाइंब करता रहा जब तक सक्सीड नहीं हो गया। एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव्स मुंह खुले उसे देखते रह गए जब चीफ पी ने अपनी दाढ़ी स्ट्रोक की, इंप्रेस होते हुए कि सूहो ने मेंटल ओवरलोड अवॉइड किया जहां बाकी लोग सिर्फ स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते रहे थे। च्यूमन ने फिर उसका करंट लेवल पूछा, कहते हुए उसने सुना है कि सूहो अभी लेवल 100 भी नहीं है। सूहो ने जवाब दिया कि वो सिर्फ लेवल 53 है। चीफ पी लगभग चौक ही हो गया और पूछा उसे कौन सी एबिलिटी मिली। जब सूहो की उंगली में पहनी रिंग से व्हाइट लाइट निकली, सूहो ने तुरंत सेंस किया कि एसोसिएशन उसे एक ओबीडिएंट वेपन में शेप करना चाहती है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो हीलर है लेकिन क्योंकि उसे स्वॉर्ड्स पसंद है उसने स्वॉर्ड पाथ अक्वायर किया। चीफ पी ने कहा स्वॉर्ड पाथ अनयूजुअल नहीं है लेकिन हीलर के लिए अनएक्सपेक्टेड है। सूहो ने प्राइवेटली नोट किया कि स्पेशल डिपार्टमेंट में काफी यूनिक एबिलिटीज हैं, इसलिए उसकी एबिलिटी उन्हें ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रही थी, लेकिन उसे हंटिंग डॉग की तरह ट्रीट होने का फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। आउट लाउड उसने ऐड किया कि जबकि उसकी मेन स्किल स्वॉर्ड्समैनशिप है, वो अपनी हीलर एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए सपोर्ट चाहता है क्योंकि एक हंटर की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। डोंगयुक और क्योंग हुआंग दोनों अग्री करते हैं कि हंटर्स कांस्टेंट डेंजर फेस करते हैं और नेक्सस गिल्ड उसकी डेवलपमेंट को बेटर सपोर्ट कर सकता है। लीडर्स मुस्कुराए जब च्यूमन ने खुद को गिल्ड और एसोसिएशन के बीच लिंक डिक्लेयर कर दिया। चीफ पी ने कहा सूहो वो उस पर भी रिलाई कर सकता है। इतनी सारी ऑफर्स ऑफ सपोर्ट से ओवरवेल्म्ड होकर सूहो ने अपनी मुट्ठी उठाई और प्रॉमिस किया कि वो कोरिया के हर गेट को क्लियर करेगा। लीडर्स ने अप्लॉज किया और च्यूमन ने उसका ड्रिंक रिफिल कर दिया। रात होते ही मीटिंग खत्म हुई और सूहो और चीफ पी एसोसिएशन लीडर्स को गुड बाय कहते हुए बाहर निकले। सूहो ने कहा कि उसे इवनिंग काफी एंजॉय आई। गाड़ी निकलते ही चीफ पी ने अपनी जैकेट के नीचे हाथ डाला और सूहो को एक सिगरेट ऑफर की। सूहो ने मना कर दिया लेकिन चीफ ने खुद सिगरेट डला ली, कहते हुए कि वो हर अच्छी पार्टी के बाद स्मोक करता है। उसने सूहो को अपना बिजनेस कार्ड दिया, कहते हुए वो यूजुअली कॉल्स इग्नोर करता है लेकिन सूहो का कॉल जरूर उठाएगा। फिर उसने सूहो से पूछा वो कहाँ रहता है और सूहो ने बताया कि उसका पुराना प्लेस फैन से बहुत क्राउडेड हो गया था, इसीलिए वो होटल में रह रहा था। चीफ पी ने फ्राउन किया और कहा ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, पॉपुलर हंटर्स तुरंत ऑब्सेस्ड क्राउड से घिर जाते हैं। सूहो ने इसे नॉर्मल अफेक्शन कहकर डिसमिस कर दिया जिससे पी की ऑरा तुरंत डार्क हो गई। सूहो को रियलाइज हुआ कि उसका कमेंट किसी ऐसे इंसान के लिए नाइव लगा होगा जो अनअवेकेंड सिविलियंस को पॉन्स की तरह देखता है। ये माइंडसेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी शेयर करते हैं। चीफ पी ने कहा कि भले ही एग्जाम ईयर के एंड में होगा, सूहो प्रैक्टिकली ऑलरेडी पास कर चुका है। सूहो ने इस बात को एक्नॉलेज किया। चीफ ने कहा उसे पहले लगा था कि सूहो मॉडेस्ट है लेकिन अब वो समझ गया है कि वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसने सूहो के साथ आर्म लिंक किया और सजेस्ट किया कि वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट डायनामिक रिहर्स करें क्योंकि एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद सूहो उसके अंडर होगा। सूहो ने अग्री किया
और पी हंस पड़ा। फिर उसने पूछा क्या वो गेट क्लियरिंग छोड़कर सीधा स्पेशल फोर्स यूनिट ज्वाइन करना चाहता है। सूहो टेंस हो गया। उसे समझ आ गया कि पी उसे बेट कर रहा है। जैसे पी ने सिगरेट फ्लिक की, सूहो को समझ आ गया कि पी का असली मोटिव क्या था, सिर्फ डोंगयुक से इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय खुद एंड तक रुककर पर्सनली रिक्रूट करना। रिंग ऑफ इमोशंस एक्टिवेट हुई, व्हाइट लाइट रिलीज होती हुई सूहो ने इंटरनली पी को कॉल किया, उसकी इंटेंशंस को शेप करते हुए। मुस्कुराते हुए उसने पी को रियश्योर किया कि सब ठीक है और स्पेशल फोर्स यूनिट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। रिंग ने पॉजिटिव इमोशंस एम्पलीफाई कर दिए और पी की आंखों से व्हाइट स्ट्रीम्स उठने लगी। उसने कहा कि सूहो के पास एम्बिशन है, एक ट्रेट जो उसे पसंद है, क्योंकि ज्यादातर हंटर्स सिर्फ खाली सपने रखते हैं। उसने पूछा वो गेट डिपार्टमेंट के च्यूमन से कितना क्लोज है। सूहो ने जवाब दिया कि च्यूमन क्लोज है, लेकिन वो पी और प्रेसिडेंट दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है और खासकर स्पेशल फोर्स हेड के साथ प्रोडक्टिव कोऑपरेशन की उम्मीद रखता है। पी खुश होते हुए सूहो के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करता है। सूहो ने थैंक्स कहा और स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की होप एक्सप्रेस की। पी ने अपनी चिन रब की, सोचते हुए कहा कि लेवल 5 हंटर्स के लिए रिक्रूटमेंट पहले ही ईयर के एंड के लिए अनाउंस हो चुकी है और किसी ऐसे इंसान के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं जो वैसे भी क्वालिफाई कर जाएगा। सूहो मीनवाइल जानता था कि रिंग का इन्फ्लुएंस पी के इंटरेस्ट को इमोशनल लॉयल्टी के करीब ले जा चुका है। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन अभी के लिए काफी था। दोनों साथ खड़े हुए। पी ने कहा कि वो हैरान है कि सूहो एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए इतना कमिटेड है और स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा। पी ने एक्सप्लेन किया कि ये कॉमन नहीं है। सूहो ने उसे अमेजिंग पर्सन कहा, जिस पर पी शर्माते हुए अपना मुंह कवर कर लेता है। उसने बताया कि रिक्रूटमेंट डिसीजंस हायर अथॉरिटीज से आते हैं, लेकिन अगर स्पेशल डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हो तो स्पेशल इंटेक जस्टिफाई की जा सकती है। पी ने ऐड किया कि अगर ऐसा रिक्रूटमेंट होता है तो प्रूफ चाहिए होगा कि सूहो डिपार्टमेंट के लिए वैल्यूएबल है। सूहो ने पूछा क्या वो गेट क्लियरिंग की बात कर रहा है। पी ने याद दिलाया कि स्पेशल फोर्स अवेकन क्रिमिनल्स हैंडल करती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूहो ये बात भूल ही गया था। पी ने कहा अवेकन क्रिमिनल्स बहुत डेंजरस होते हैं और भले ही सूहो के पास ग्रेट स्किल्स है, गेट क्लियरिंग और क्राइम फाइटिंग बिल्कुल अलग चीजें हैं। उसने सजेस्ट किया कि सूहो किसी भी वांटेड क्रिमिनल को चूज करे और डिपार्टमेंट को डिलीवर करे। अगर वो कर लेता है तो 1-2 महीने में एक्सेप्ट हो जाएगा। एक गाड़ी आकर रुकी। पी ने कहा ज्यादातर न्यूकमर्स वांटेड क्रिमिनल्स का नाम सुनकर ही पैनिक कर जाते हैं, लेकिन सूहो बिल्कुल टिमिड नहीं लग रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वो सूहो की न्यूज का इंतजार करेगा। सूहो को याद आया कैसे पास्ट लाइफ में पी को उसका नाम भी याद नहीं था जब तक नेमलेस सोर्ट्समैन विक्ट्री नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। गाड़ी जाते हुए देखकर सूहो समझ गया कि जल्द ही विलेंस और उनके अंडरलिंग्स ही नए रिक्रूट्स होंगे जो उसके आगे के प्लान के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइसेस बन जाएंगे। आगे कुछ नीट बिल्डिंग्स थे और सूहो का शैडो पेवमेंट पर लंबा हो गया जब पास की विंडो से सिगरेट स्मोक बह रही थी। वो मटर करता है कि वो सीधा स्नेक्स की नेस्ट में घुस आया है। मैजिक डिटेक्शन यूज करते हुए उसने अंदर सस्पिशियस फिगर्स का एक पैक स्पॉट किया और कंफर्म किया कि उसने आखिरकार सही जगह ढूंढ ली है। उसने कैजुअली लेफ्ट हैंड से एक ब्रेक उठाई और अगले पल क्रिमिनल्स के रूम की विंडो को सीधा तोड़ दिया। शॉक्ड होते हुए एक ठग हकलाते हुए पूछता है कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरा चिल्लाता है कि कोई पंक उनके साथ बकचोदी कर रहा है। जल्दीबाजी में क्रिमिनल्स बाहर दौड़ते हैं, जो भी हिम्मत करके आया हो उसका सामना करने के लिए। वो सूहो के सामने रुकते हैं और पूछते हैं उसे क्या चाहिए। ब्लॉन्ड वाला नर्वस होकर घूरता है और पूछता है क्या वो ड्रंक है या पागल। सूहो शांत मुस्कुराहट के साथ अश्योर करता है कि वो बिल्कुल सोबर। वो पूछता है क्या ये वही कमीने हैं जो अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्कैम से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स चुरा रहे हैं, और तुरंत ठग्स के चेहरों पर डर चमक जाता है। सूहो फिर पूछता है क्या उन्होंने CG1 नाम के आदमी को हॉस्टेज बना रखा है। क्रिमिनल्स एंग्शियस ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं, ये समझने में असमर्थ कि ये स्ट्रेंजर सब कुछ कैसे जानता है। कोई गेस करता है शायद ये कॉप, कोई कहता है वैसे भी इसे निपटा देना होगा। एक तीसरा हेजिटेट करता है, पूछता है क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुरंत जवाब आता है ये बास्टर्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानता है, तो अगर इसे डील न किया गया तो और बुरा क्या होगा। सूहो थकी सी मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि ये ओपोनेंट्स कितने पैथेटिक है और मन ही मन उन्हें इनकरेज करता है कि कोशिश करे उसे पकड़ने की। अगर वो कर पाए तो शायद वो यूजफुल भी साबित हो जाए। वो शैडो स्पीयर समन करता है और एक ठग के पास शॉट फायर करता है। चेन्स रिलीज होती है जो उसे कसकर जकड़ लेती है। पर्पल एनर्जी उसके फंसे हुए आदमी पर घूमने लगती है जब उसका बाल दोस्त उसका नाम चिल्लाता है। कई क्रिमिनल्स सूहो पर टूट पड़े, गालियां चिल्लाते हुए, लेकिन वो बिना किसी एफर्ट के डॉज करता रहा। एक ब्लॉन्ड आदमी स्पीयर के साथ लंच करता है और क्लीन हिट भी लैंड कर देता है, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होता। क्रिमिनल आंखें फाड़कर देखता रह जाता है जब सूहो के शरीर पर हल्का सा खून छिड़कता है और वो ग्रिन करता है। सिस्टम ब्लड वेपन एक्टिवेशन अनाउंस करता है और सूहो के हाथ में एक लंबी क्रिम्सन शाफ्ट बन जाती है। वो उसे सीधा ठग के अंदर घुसा देता है जो घूमता हुआ जमीन पर जा गिरता है। सूहो नोट करता है कि वो उन्हें मार नहीं सकता, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि वो उन्हें सेंसलेस नहीं पीट सकता। एक और क्रिमिनल आगे बढ़ता है उसे इडियट बोलते हुए, लेकिन एक पावरफुल स्ट्राइक उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। जल्द ही सिर्फ बॉल्ट ठग बचता है, कांपते हुए बुड़बुड़ाता है कि ये सब पागलपन है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो ब्लड स्पीयर से उसकी टांग छेद देता है और शांत आवाज में पूछता है कि वो कहाँ जाने का सोच रहा था। सारे क्रिमिनल्स को गिराकर अपने आसपास पड़ा देखकर सूहो उन्हें वॉर्न करता है कि अगर उन्होंने चिल्लाना बंद नहीं किया तो एक्स्ट्रा पेन मिलेगा। फिर वो सबको अपने सब स्पेस पोर्टल के अंदर स्टोर कर लेता है। हाथ झाड़ते हुए वो कहता है कि अब बस जीवन को ढूंढना बाकी है। किचन के अंदर जो पूरा डिजास्टर जोन बना हुआ था, सूहो आखिरकार उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जीवन फ्लोर पर धंसा हुआ था, अपने लैपटॉप के सामने सोया हुआ। सूहो उसका नाम लेता है और वो आदमी हिचकिचाते हुए आंखें खोलता है, हीरो को ब्लैंक स्टेयर के साथ देखता हुआ।
जब सूहो पूछता है क्या वो फाइनली होश में आया, जैन लड़खड़ाते हुए इधर उधर देखता है और पूछता है क्या हुआ। सूहो वार्मली ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जीवन फ्रीज हो जाता है और हॉरर के साथ पूछता है क्या ये वाकई न्यूज वाला अनसूहो है। उसे समझ नहीं आता सूहो यहाँ कैसे आ गया और जो क्रिमिनल्स उसे हॉस्टेज बनाकर रखे हुए थे वो कहाँ चले गए। अभी भी कांपते हुए वो बिल्कुल टेरिफाइड लग रहा था। सूहो को याद आता है कि जीवन की ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि इसे इन ठग्स ने 6 महीने तक पीटा और कैद रखा था। उसे समझ आ जाता है कि आदमी अभी नॉर्मल तरह से बात करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रिंग जीवन की इंटेंस इमोशंस पर रिएक्ट करती है, उन्हें ब्लैक आइडेंटिफाई करती है और सूहो अपनी पाम धीरे से जीवन के चेस्ट पर रखता है, उन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए। जब सूहो पूछता है क्या वो बेटर महसूस कर रहा है, जीवन डिसबिलीफ में उसे देखता रह जाता है। कांपना कैसे रुक गया ये समझ ना पाते हुए सूहो उसके सामने घुटनों पर बैठता है और नरम आवाज में समझाता है कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए उसने अपनी एक स्किल यूज करके मदद की। जीवन हिचकी लेता है और फिर हिचकिचाते हुए पूछता है अब उसके साथ क्या होगा, क्या वो जेल जाएगा। सूहो पूछता है क्यों जाएगा। जीवन मानता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं। सूहो उसे याद दिलाता है कि वो सब फोर्स में करवाया गया था और ऐसे लोग जेल के लायक नहीं होते। जीवन थोड़ा रिलक्टेंट होते हुए अग्री करता है। अभी भी सस्पिशियस वो पूछता है सूहो को कैसे पता चला कि वो यहाँ है जब सूहो ने एसोसिएशन ज्वाइन भी नहीं किया। सूहो जवाब देता है कि उसने एक स्पेशल स्किल से उसे ढूंढा जिसके बारे में कोई और नहीं जानता और ये इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की क्योंकि उसे वाकई उसकी जरूरत है। जीवन लेफ्ट हैंड घबराहट में पकड़कर कहता है कि वो यूजलेस है। सूहो फर्मली डिसएग्री करता है। जीवन कोरिया का इकलौता आदमी है जिसके पास साइबर टाइप ट्रेट है। जीवन शॉक में घूरता है जब सूहो बताता है कि दुनिया भर के काउंटलेस ट्रेट्स में से साइबर टाइप सबसे रेयर में से एक है जो यूजर की कॉन्शियसनेस को डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने देता है। आज तक सिर्फ 2 लोगों ने इसे अवेकन किया था, एक था COG-1 और दूसरा ओवरलोड जो डिजिटाइजेशन की टेरिफाइंग पोटेंशियल को डिस्कवर करके पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर बैठा। सिस्टम आने के बाद भी एक नियर अनस्टॉपेबल थ्रेट बन गया। उससे हराने वाला एक ही आदमी था, कूगी खुद। क्रिमिनल से बचने के 1 साल बाद जीवन गायब हो गया और ओवरलोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। बाद में उसे मीटियोर का निकनेम दिया गया। उसकी ट्रैजिक लाइफ का हर डिटेल उसकी ऑटोबायोग्राफी में रिकॉर्ड था। ये सोचकर सूहो कसम खाता है कि इस बार वो ओवरलोड को पैदा नहीं होने देगा और ना ही जीवन को मरने देगा। सूहो जीवन से कहता है कि इसीलिए उसे उसकी जरूरत है। एक दिन दुनिया गेट्स पर सिस्टम के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सूहो अकेला इस नाइटमेयर को नहीं रोक सकता। वो पूछता है क्या जीवन उसकी मदद करेगा। फिर से कांपते हुए जीवन उसे ऑ के साथ देखता है। जब रिंग से ब्लैक स्ट्रीम्स निकलती हैं, सिस्टम एक और फुल एब्जॉर्प्शन अनाउंस करता है। जीवन आंखें बंद करता है सोचते हुए कि क्या उस जैसा कोई वाकई दुनिया को खतरे में डाल सकता है। वो मानता है कि एस्केप के लिए वो अपनी सोल तक बेच देता, लेकिन अब उसे लगता है कि जिसने उसकी जान बचाई है उसकी मदद करना जरूरी है। घुटनों पर बैठकर वो मुट्ठी भींचता है, रियलाइज करते हुए कि उस जैसी पावर वाला कोई अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। वो कहता है उसे नहीं पता क्या वो वाकई कर पाएगा, लेकिन वो मदद करेगा। सूहो ऑटोबायोग्राफी में लिखे उस आदमी को देख लेता है जो हेल से गुजरा लेकिन फिर भी सेल्फलेस रहा। सूहो सिंसियरली उसका थैंक्स करता है और कहता है उनका पहला स्टेप खाना होगा। जब जीवन मानता है कि उसके पास पैसे नहीं है, सूहो उसकी तरफ स्लिपर्स स्लाइड करता है और कहता है चिंता न करो, मैं पे करूंगा। जीवन पूछता है सूहो को ये सब कैसे पता और सूहो ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि ये सब उसकी स्किल की वजह से है। जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब सूहो कहता है उसे पता है वो कितना सफर कर चुका है। बाद में जब वो साथ खा रहे होते हैं, जीवन लालच से खाने के लिए माफी मांगता है। वो काफी टाइम से ढंग से नहीं खा पाया था। सूहो अश्योर करता है कि कोई बात नहीं और एक और प्लेट ऑर्डर कर देता है। सूप खत्म करने के बाद जीवन थैंक्स कहता है और शर्माते हुए एक सवाल पूछता है। सूहो रिमाइंड करता है कि अब वो एक टीम है और ओपनली बात कर सकते हैं और क्योंकि वो सिर्फ 1 साल छोटा है, जीवन उसे सीधा नाम से बुला सकता है। जीवन एक और बाउल उठाते हुए अग्री करता है और सूहो कहता है सूहो भी उसे ओल्ड एक्वेंटेंस की तरह ट्रीट कर सकता है। वो पूछता है सूहो ने हंटर एसोसिएशन ही क्यों चुनी जबकि वो कोई पावरफुल गिल्ड ज्वाइन कर सकता या खुद बना सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क में एंडलेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सूहो आंखें बंद करता है और कहता है चाहे कोई गिल्ड कितनी भी स्ट्रांग हो, उसकी पावर लिमिटेड होती है। वो दुनिया का डिस्ट्रक्शन मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ रोकना चाहता है और एसोसिएशन ही इकलौती जगह है जो इसमें मदद कर सकती है। जीवन नॉड करता है फाइनली समझते हुए। सूहो चम्मच रख कर कहता है वो एक प्रॉमिस करना चाहता है, जब वो एसोसिएशन ज्वाइन करेगा कोई भी दोबारा जीवन के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जीवन ग्रेटफुल स्माइल के साथ कहता है वो उस पर भरोसा करता है। सूहो खड़ा होता है और आदमी के पास्ट को सॉर्ट करने की बात करता है। जीवन फिर से कंफ्यूज हो जाता है और फॉलो करता है जब सूहो जैकेट पहनता है और पूछता है क्या किडनैपर्स ने ठग्स वाकई उसी ऑर्फनेज में बड़े हुए थे जहां वो बड़ा हुआ था। अब टाइम आ गया था उन्हें एक बिल्कुल अनफ्रेंडली विजिट देने का। जैसे ही जीवन ने उन ठग्स को दोबारा देखा, उस पर गुस्सा टूट पड़ा। वो उन्हें बेरहमी से पीटने लगता है जब वो उसे भाई कहकर रुकने की भीख मांगते हैं, कहते हुए कि इस रेट पर वो उन्हें मार देगा।
उसकी मुठ्ठियां खून से भीग जाती है जब वो उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है। ब्लॉन्ड ठग भी वॉल के पास बेहोश पड़ा होता है। जब जीवन विलन को फिर से हील करने को कहता है, सूहो उसे देखता है और पूछता है ये सब कितनी बार हो चुका है। जीवन खुशी से जवाब देता है 7 टाइम्स। सूहो वॉर्न करता है कि स्पेशल फोर्सेस जल्दी पहुंचने वाली है, इसलिए बीटिंग सेशन यहीं खत्म होनी चाहिए। वो ब्लॉन्ड को हील करता है, याद करते हुए कि इस आदमी ने भी सिमिलर ट्रॉमा से गुजरा है, और उम्मीद करता है कि ये उसे अपने पेनफुल पास्ट से निकलने में मदद करेगा। एक ग्रे कार आकर रुकती है और चीफ पी सियोंग योल बाहर निकलता है। वो नोट करता है कि लगता है सूहो ने सब कुछ पहले ही फिगर आउट कर लिया था। सूहो बेहोश ब्लॉन्ड के पास खड़ा पर्सनली आने के लिए थैंक्स कहता है। पी कहता है उसके सूहो के लिए स्पेशल फीलिंग्स है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। सूहो को ये फ्रेजिंग थोड़ी ऑफेंसिव लगती है। किडनैपर्स बेहोश पड़े हुए थे। पी पूछता है क्या ये वाकई वही क्रिमिनल्स है। सूहो कंफर्म करता है। पी ऑब्जर्व करता है कि जबकि वो नॉकड आउट है, उन पर एक भी स्क्रैच नहीं है। सूहो एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने अरेस्ट का विरोध किया था, लेकिन बाद में उसने उन्हें पैचअप कर दिया। पी जोर से हंसता है और कहता है उसे सूहो का स्टाइल पसंद है, एक हीरो जो होल्ड बैक नहीं करता। सूहो माफी मांगता है, कहता है उसे इस फील्ड का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पी क्लैरिफाई करता है कि वो उसे डांट नहीं रहा, बल्कि अप्रूव करता है। वो कहता है सूहो विलन्स को लगभग मार भी सकता है अगर चाहे। एसोसिएशन के हीलर्स सारे वायलेंस के एविडेंस मिटा देंगे। पी ब्लॉन्ड के सिर पर पांव रखकर मटर करता है कि ऐसे क्रिमिनल्स एग्जीक्यूशन के लायक हैं, लेकिन सोसाइटी ह्यूमैनिटी के पीछे ऑब्सेस्ड है। सूहो सोचता है कि ये मेथड उसने पास्ट लाइफ में स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम करते हुए सीखा था। पी फिर जीवन को सूहो के पीछे खड़ा देख लेता है और कहता है उसने सुना था क्रिमिनल्स इस लड़के का यूज अपनी स्कीम्स में करते थे, और ये पहली बार है वो किसी साइबर टाइप एबिलिटी वाले को देख रहा है। वो ऐड करता है कि जीवन डेंजरस लग रहा है और उसे अंदर लेना होगा। सूहो और जीवन दोनों उसे घूर कर देखते हैं। सूहो पूछता है क्या ये वाकई जरूरी है, एक्सप्लेन करते हुए कि जीवन बस एक विक्टिम है। वो पी को एक फोल्डर देता है जिसमें लड़के का टेस्टिमनी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सब कुछ प्रूव करते हैं। पी शॉक हो जाता है कि सूहो ने ये सब इतनी जल्दी गैदर कैसे कर लिया। फिर वो पूछता है क्या डिजिटाइजेशन गेट के अंदर यूज हो सकता है। सूहो पी का मोटिव समझ जाता है और एक्सप्लेन करता है कि ये स्किल प्योरली डिजिटल डोमेन से रिलेटेड है, इसलिए गेट कॉम्बैट में यूजलेस है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए वैल्यूएबल है। पी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता है और कहता है अगर एबिलिटी कॉम्बैट या सपोर्ट रोल्स में यूजफुल नहीं है तो स्पेशल डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत नहीं है। सूहो नरम आवाज में कहता है जीवन को पनिश ना करें। पी कमेंट करता है कि सूहो उसका ख्याल रखकर सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन सब सुनने के बाद वो मानता है कि जीवन ने बहुत भयानक सफरिंग झेली है। अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ मुड़कर पी डिक्लेयर करता है कि सूहो सही है, विक्टिम को पनिश नहीं किया जाना चाहिए। वो केस क्लोज करेंगे और जीवन को कॉम्पेंसेशन दिलाएंगे। सूहो गहरा झुककर थैंक्स करता है। पी कहता है जस्टिस हमेशा उसका गोल रहा है। फिर वो पूछता है सूहो को इस केस के बारे में कैसे पता चला। सूहो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उंगली उठाकर वो कहता है COG-1 ने अपनी स्किल से एक डिजिटल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था और सूहो ने उसकी वैलिडिटी चेक करके रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया। पी पूछता है क्या वाकई ऐसा ही हुआ। सूहो सोचता है बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ नहीं कहता। पी फोल्डर अपने सबऑर्डिनेट को देता है और सूहो की तारीफ करता है कि वो हमेशा परफेक्ट सोल्यूशन निकाल लेता है। सूहो कहता है ये बस लक था। पी जवाब देता है कि लक काबिल लोगों का साथ देता है। सूहो के कंधे पर हाथ रखकर वो प्रॉमिस करता है कि अग्रीड स्पेशल रिक्रूटमेंट अरेंज करेगा। जीवन आखिरकार आगे बढ़ता है और पूछता है अब उसे क्या करना चाहिए। सूहो ने पीछे की तरफ इशारा किया और कहा कि वो उसके साथ ही चलेगा। जीवन शॉक में अपार्टमेंट को देखने लगा जब सूहो फ्रिज से एक ड्रिंक निकाल रहा था। जगह इतनी लग्जूरियस थी कि लगभग अनरियल लग रही थी, और जीवन से रहा नहीं गया, उसने बोल ही दिया। सूहो ने कैजुअली जवाब दिया कि ये उसका घर नहीं है, ये PBS रिपोर्टर जो जिनवी का है। ग्लास में ड्रिंक डालते हुए उसने मेंशन किया कि ओनर फिलहाल बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए दोनों के पास पूरा प्लेस है। जीवन ने ग्लास नर्वस हाथों से लिया और पूछा क्या बिना परमिशन किसी को लाने पर ओनर गुस्सा नहीं होगा। सूहो ने बात टाल दी कहते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, बस जीवन को ज्यादा बोलने से मना किया है। जीवन ने ड्रामेटिक तरीके से अपनी छाती थपथपाई और प्रॉमिस किया कि वो मछली की तरह चुप रहेगा। फिर तुरंत पूछा कि सूहो उसे आगे क्या करवाना चाहता है। सूहो ने ग्लास उठाया और क्लैरिफाई किया ग्योन को लेवल 50 हिट करते ही और एबिलिटी अवेकन होते ही किडनैप कर लिया गया था, है ना। ग्योन ने कंफर्म किया। सूहो ने कहा इसका मतलब यह है कि उसे जल्द ही ओवरलोड का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए उसे बहुत तेज ग्रो करना होगा, इतना स्ट्रांग कि वो सूहो के लेवल के करीब पहुंच सके अगर दोनों मिलकर दुनिया के एंड को रोकना चाहते हैं। शॉक में ग्योन ने पूछा क्या इसका मतलब यह है कि उसे सूहो के साथ गेट्स क्लियर करनी होंगी, लेकिन सूहो ने लैपटॉप पर टाइप करते हुए सिर हिला दिया। उन्हें ट्रेडिशनल गेट क्लियरिंग से लेवल अप नहीं करना था, बल्कि जियोन को अपनी साइबर टाइप एबिलिटी को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज करना सीखना होगा। लैपटॉप को उसकी तरफ घुमाते हुए सूहो ने पूछा कि वो ऑनलाइन साथ जाने के बारे में क्या सोचता है। जीवन हिचकिचाया, क्या ये पॉसिबल भी है। सूहो ने उसे अपनी स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ने को कहा, लेकिन एक बात पॉइंट आउट की जो सिस्टम ओपनली मेंशन नहीं करता। जब जीवन अपनी कॉन्शियसनेस नेटवर्क में ट्रांसफर करता है
कहीं ये नहीं लिखा कि वो किसी और को साथ नहीं ले जा सकता। जीवन डिसबिलीफ में उसे देखते हुए भी ट्राई करने के लिए मान गया। उसने लैपटॉप पर हाथ रखा और डिजिटाइजेशन एक्टिवेट की। एक ग्लोइंग डिजिटल सर्कल उसकी पाम के ऊपर बना जब सिस्टम ने नोटिफाई किया कि प्लेयर से और जीवन अपनी कॉन्शियसनेस डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है और परमिशन मांग रहा है। सूहो ने अप्रूव किया। सिस्टम ने ट्रांजिशन प्रोसेस अनाउंस किया और सूहो का एक्सप्रेशन सरप्राइज में टाइट हो गया। एक पल बाद वो खुद को एक ब्राइट स्काई के नीचे एक मैसिव विनियार्ड के बीच खड़ा पाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो लिटरली लैपटॉप के होम स्क्रीन के अंदर आ गया है। वो विंडोज वॉलपेपर जिसे वो हमेशा देखता था लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया था कि अंदर जाएगा। पीछे से दौड़ते हुए जीवन एक्साइटमेंट में उसे पुकारता है। वो कहता है कि किसी और को यहां देखना अजीब लग रहा है क्योंकि अब तक वो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा अकेला ही था। सूहो मानता है कि ये उसका भी पहला एक्सपीरियंस है और ये अमेजिंग लग रहा है। जीवन एंड तक फैली हुई खेतों को देखकर पूछता है क्या वो वाकई वॉलपेपर फोटो के अंदर है। सूहो कंफर्म करता है कि ये एक एक्चुअल वाइनरी इमेज है, पूरी ग्रेप वाइन्स के साथ। वो क्यूरियोसिटी में ग्रेप तोड़कर चबाने की कोशिश करता है, जिस पर जीवन हंस पड़ता है और याद दिलाता है कि डिजिटल वर्ल्ड में विजुअल्स होते हैं लेकिन टेस्ट या स्मेल नहीं होता। सूहो इल्यूजन थूक देता है और मानता है कि वो बस टेस्ट करना चाहता था। वो विनयार्ड में चलते हुए आगे बढ़ते हैं जब जीवन पूछता है कि यहाँ लेवल कैसे बढ़ाएंगे। सूहो हैरान होता है कि उसे ये पता नहीं। लेवल्स एक्सपीरियंस पॉइंट से बढ़ते हैं और सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कि एक्शंस फिजिकल वर्ल्ड में हुए या नहीं। वो उसे याद दिलाता है कि उसने खुद अपनी स्वॉट प्रोफिशिएंसी वर्चुअल रियलिटी हंटर एग्जाम के दौरान बढ़ाई थी। जीवन फिर पूछता है क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट में लेवलिंग वाकई पॉसिबल है। सूहो क्लैरिफाई करता है कि स्किल्स वहां ट्रेन हो सकती हैं लेकिन कैरेक्टर लेवल्स नहीं। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड अलग है। यहाँ डेथ के बाद कुछ रीसेट नहीं होता। यहाँ सब कुछ इतना रियल है कि तुम मर भी सकते हो और यही बात इसे सिस्टम को अफेक्ट करने लायक बनाती है। वो फाइल क्लीनर लेबल वाले 2 बंद डिजिटल डोर्स के सामने रुकते हैं। जीवन पूछता है ये फोल्डर क्या है। डोर खोलते ही एक चेयरफुल कंप्यूटर विंडो दिखती है जो डिवाइसेस इजीली ऑर्गेनाइज करने का दावा करती है। सूहो एक्सप्लेन करता है कि ये एंटीवायरस नहीं है, ये मैलवेयर है। जब जीवन पूछता है क्या वो सच में वायरस से लेवल अप करने वाला है, सूहो कंफर्म करता है। मैलवेयर मॉन्स्टर्स की तरह बिहेव करता है, सिस्टम्स पर अटैक और डिस्ट्रक्शन करता है, इसलिए जीवन को अपनी जान रिस्क पर डालकर उन्हें हराना होगा ताकि एक्सपीरियंस मिले। वो उसे फिर वॉर्न करता है यहां मरना मतलब रियल डेथ होती है और गाइड के क्वेश्चंस का कभी जवाब नहीं देना वरना और ज्यादा वायरसेस रिलीज हो जाएंगे। अंदर जाते ही एक ब्लू हेड लड़की स्वीटली ग्रीट करती है पूछते हुए क्या वो फ्री फाइल क्लीनर यूज करना चाहते हैं। सूहो मुस्कुराता और कहता है ये टेम्पटिंग लग रहा है। जीवन नर्वस होकर मानता है कि वो ऑलमोस्ट जवाब देने ही वाला था। सूहो उसे एक वेपन देता और कहता है कि शायद वो मैजिशियन क्लास का है इसलिए उसे बैकलाइन में रहना चाहिए, अटैक करना चाहिए, बोनसेस कलेक्ट करने चाहिए और फ्रंट लाइन पर सूहो को टैंक करने देना चाहिए। ब्लू हेड लड़की फिर से शार्प टोन के साथ आती है, क्वेश्चन रिपीट करते हुए। इस बार उसके पीछे दर्जनों ब्लैक ग्लिचिंग मॉन्स्टर्स ग्लोइंग आइज के साथ निकल आते हैं। सिस्टम उन्हें प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी नहीं करता। स्टेटस विंडो में बस इनकॉम्प्रिहेंसिबल करप्टेड कैरेक्टर्स भरे होते हैं। डर के मारे जीवन उनकी गिनती पॉइंट आउट करता है। सूहो अपनी ब्लडी स्वॉर्ड मैनिफेस्ट करता और रीअश्योर करता है कि भले ही वो अंदर फंस गए हैं, मॉन्स्टर्स डोर के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर जीवन भी भाग नहीं पाया तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे अपनी मैजिक का सही यूज करना होगा। एक मैसिव ब्लैक स्कल मॉन्स्टर आगे झपटता है लेकिन सूहो उसे तुरंत डिकैपिटेट कर देता है। वो जीवन को स्पेल प्रिपेयर करने के लिए याद दिलाता है। डिजिटल सर्कल जीवन के हाथ के इर्द गिर्द चमक उठा जब उसने रेडीनेस कंफर्म की और सूहो होड़ के बीच घुस जाता है, एक के बाद एक करप्टेड एंटिटीज को काटते हुए। आखिरकार एक टेंस बैटल के बाद मॉन्स्टर्स पिक्सल्स में बिखर जाते हैं जब सूहो उन्हें फिनिश करता है। जीवन एक घुटने पर गिर जाता है, थका हुआ और कांपते हुए। मान लेता है कि उसे लगा था वो मर जाएगा। सूहो उसे बताता है कि वो जिंदा है और अब लेवल 59 पर पहुंच चुका है। वो पूछता है कि जीवन का क्या हाल है। जीवन कहता है वो लेवल 55 पहुंच गया है। सूहो रियलाइज करता है कि ये बंदा एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। सही गाइडेंस के साथ ये बैंशी ग्रुप के साथ अच्छा काम कर सकता है। वो जीवन को खड़े होने में मदद करता है और सजेस्ट करता है कि वो लोग लॉग आउट करके रेस्ट करें। जीवन तुरंत मान जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर सूहो काउच पर बैठकर कोक घूंट घूंट कर पीता है, रिलीव महसूस करते हुए कि बिना एक्चुअल गेट्स एंटर किए भी लेवल अप करने का सेफ तरीका मिल गया है। फिर वो स्वॉम्प ऑफ डिस्पेयर क्लियर करने वाली न्यूज पर पब्लिक रिएक्शन चेक करता है। इंटरनेट एडमिरेशन से भरा हुआ था। लोग गवर्नमेंट से मेडल देने की मांग कर रहे थे, फैंस सुवेनियर्स चाहते थे और हर जगह प्रेज ही प्रेज थी। सूहो गर्व से अपनी नाक रगड़ता है। जब तक वो गेट्स क्लियर करता रहेगा दुनिया उसे हीरो ही मानती रहेगी और सच कहीं तो ऐसी रिस्पेक्ट लाइफ को वर्थ लिविंग बना देती है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलते देखकर उसे लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम आ गया है। सूहो ने रात को लेट गिल्ड लीडर बे को कॉल किया, सीधे पॉइंट पर आते हुए नेक्सस गिल्ड के नाम पर एस रैंक गेट क्लियर करने की परमिशन मांगते हुए, और प्रॉमिस करता है कि लूट का एक एक पीस गिल्ड के पॉकेट्स में जाएगा। नो स्ट्रिंग्स, नो कंडीशंस, सिर्फ प्योर ग्राइंड वैल्यू। गेट जिसका वो बात कर रहा था ये था
इनफेमस मोल माइन, एक एस रैंक डंजन जो मोना स्टोन से भरा हुआ है और फ्रीकी मोल मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है जो अंधेरे में स्पीड रन करते हुए मूव करते हैं। सूहो ने जगह को देखते ही इमेजिन कर लिया कि ये कितना एनॉइंग होगा। इतने सारे मोल्स की एक मोना स्टोन उठाना भी फेरल टॉडलर्स के नेस्ट से कैंडी छीनने जैसा लगेगा। फिर भी वो स्मर्क करता है जैसे ये पूरा डेथ केव बस एक वार्म अप हो। क्लियरिंग इट, ये वही था जो वो करना चाहता था। कॉल के दूसरे एंड पर गिल्ड लीडर बे क्वाइटली सिचुएशन एनालाइज कर रहा था। अगर गेट के अंदर मोर्टेलिटी स्पाइक हो जाती तो गवर्नमेंट नेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंडर डंजन छीन सकती थी। इसका मतलब सूहो से क्लियर करवाना एक्चुअली नेक्सस गिल्ड का ओनरशिप सिक्योर करता। वो जेन्युइनली समझ गया कि सूहो का आइडिया गोल्ड है, बस ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़का इतना अर्जेंट क्यों लग रहा है। सूहो काउच पर रिलैक्स्ड होकर एक्सप्लेन करता है कि शायद वो एक्सपेक्टेड से पहले ही कोरियन हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लेगा, इसलिए जाने से पहले वो गिल्ड के लिए कुछ वर्थ फाइल करना चाहता है। ये उसका वर्जन था अपार्टमेंट छोड़ने से पहले रेंट चुकाने का। बे ने बात समझ ली, चाहे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उसकी आवाज में आ गई हो। कम से कम सूहो ने सीधा बता दिया, ड्रामेटिक लास्ट मिनट अनाउंसमेंट नहीं किया जैसे आधे हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन करते वक्त बिना बताए निकल जाते हैं। सूहो ने ऐड किया कि वो मोल से लड़ने के लिए खुद टीम असेंबल करेगा और गिल्ड को बस माइनर्स अरेंज करने होंगे, किसी चीज को रश करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार गिल्ड लीडर मान गया और बोला कि सारी प्रिपरेशंस के बाद वो सूहो को कांटेक्ट करेगा। अगले दिन सूहो नेक्सस एकेडमी के लाउंज में था जब देहान ने हाथ बढ़ाकर उसे वार्मली ग्रीट किया। सूहो ने हाथ मिलाया और कहा काफी वक्त हो गया जब उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी। फिर जीवन को बताया कि ये कॉन्ग देहान है जो उसके साथ ही एग्जाम ग्रुप में था। सर के पीछे हाथ रगड़ते हुए देहान मानता है कि वो सिर्फ सूहो की एडवाइस की वजह से एग्जाम पास कर पाया था। सब लोग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए और सूहो ने पूछा क्या देहान किसी स्क्वाड को ज्वाइन कर पाया है। देहान ने जवाब दिया कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, अकेले गेट्स एंटर करके एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। सूहो सोच में पड़ जाता है, याद करते हुए कि यूजुअली जब कोई न्यू कमर गिल्ड ज्वाइन करता है तो उसे स्क्वाड असाइन की जाती है ताकि एक्सपीरियंस बने और सर्वाइवल रेट बढ़े। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो देहान से पूछता है क्या वो उसकी स्क्वाड के साथ एक्सपीरियंस गेन करना चाहेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि वो जल्द ही गेट्स क्लियर करने वाला है और उसका साथ यूजफुल होगा। देहान सरप्राइज से रिएक्ट करता है लेकिन तुरंत बोल देता है कि अगर सूहो को उसमें इंटरेस्ट है तो वो पूरी तरह से तैयार है मदद के लिए। वो खुशी से चिल्लाता भी है कि वो हमेशा रेडी है। सूहो मुस्कुराता है और कहता है कि वो अभी स्टार्ट करेंगे, जो देहान को डिसबिलीफ में घूरने पर मजबूर कर देता है। सिमुलेटर के अंदर बैंशी स्क्वाड मेंबर्स सूहो की डिजिटल कॉपी के साथ बैटल कर रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें दूसरी साइड से फ्लैंक करना होगा। जैसे जैसे फाइट तेज होती गई, मेहनत और दर्द की चीखें गूंजती रहीं। योनमा मुट्ठी भींचे खड़ी थी जब घोंसली सूहो उस पर झपटा। एक ही स्ट्राइक में कॉपी ने उसका सर उड़ा दिया। स्क्वाड शॉक में लड़खड़ा गया जब योनमा दांत पीसते हुए बोली कि एक दिन वो सूहो को अपने हाथों से मार देगी। उसके बिल्कुल पीछे खड़ा रियल सूहो बोला कि वो पहले से काफी बेटर कर रही है। स्क्वाड डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ घूम गई। ये समझ ही नहीं पाई कि रियल आदमी अचानक कैसे आ गया। सिस्टम विंडो के थ्रू काम करते हुए सूहो ने नोटिस किया कि स्क्वाड का मूड हैवी हो चुका है। योनवा ने कंप्लेन किया कि वो कम से कम 100 बार मर चुके हैं और मोराल टूट रहा है। सूहो मुस्कुराया और बोला कि उनकी आंखों से लग रहा है कि वो सिमुलेशन में मरने के आदी हो चुके हैं और इसे अब कैटास्ट्रॉफिक नहीं समझते, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। गीवान और दिहान ये सब देखकर हैरान थे। सूहो ने फिर अनाउंस किया कि उसकी स्क्वाड में नए मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं और दोनों को बैंशी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रुप ने न्यू कमर्स को देखा जब सूहो ने बताया कि वो पहले ही आ चुके थे और उनके नाम शेयर किए। दिहान मुस्कुराया जबकि जीवान नर्वस लग रहा था। सूहो ने बैंशी स्क्वाड से पूछा क्या वो इस जगह से बोर हो चुके हैं। यूनमा ने मुट्ठी और कसली और कहा कि वो बोर होने से बहुत दूर हैं। गुस्से से जलते हुए उसने वॉर्न किया कि जब तक वो सूहो का सर नहीं उतार लेती वो रेस्ट नहीं करेगी और पूरी बैंशी ग्रुप किलिंग इंटेंट से भर उठी। सूहो मुस्कुराया और बोला कि उसे ये एटीट्यूड पसंद है और न्यू कमर्स को भी वही इंस्टिंक्ट डेवलप करने की सलाह दी। गीवान ने पूछा ये क्यों जरूरी है और सूहो ने नरम आवाज में जवाब दिया कि अगर रियल गेट्स के अंदर जिंदा रहना है तो ये इसेंशियल है। उसने डिक्लेयर किया कि आज से वो सब मिलकर गेट्स क्लियर करने के लिए ट्रेन करेंगे। योनवा आगे बढ़ी और सूहो ने उसे बताया कि नए मेंबर्स में से एक मीज है और दूसरा टैंक, इसलिए उन्हें स्वॉट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। उसे स्क्वाड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा, क्लोन्स का सही यूज करना होगा और सबको हार्ड ट्रेन करना होगा। योनवा ने हाँ की लेकिन पूछा कम से कम गेट के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करें। सूहो ने सिस्टम विंडो एडजस्ट की और कहा कि उसे क्लोन्स की सेटिंग्स चेंज करनी होगी, लेकिन जल्द ही वो सब खुद समझ जाएंगे, इसलिए रेडी रहना होगा। जब उसने फिर से गेट के टाइप के बारे में पूछा तो सूहो ने सिर्फ इतना कहा कि ये एक बहुत ऑर्डिनरी गेट होगी। उसने ऐड किया कि रियल कॉम्बैट में बिना मतलब के चिल्लाना इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ एड्रेस चाहिए। योनवा ने कहा उसे नहीं पता वो उसे क्या बुलाएं, लेकिन वो APA कहने से पहले मर जाना पसंद करेगी। सूहो अभी भी विंडो पर काम करते हुए बोला
कि जब से वो एक टीम है वो उसे टीम लीडर बुला सकती है। उसने एक्सेप्ट कर लिया। सूहो ने फिर कहा कि उसे कुछ और काम के लिए निकलना होगा और उन्हें कहा कि प्रिपरेशंस कंप्लीट होते ही उसे नोटिफाई करें। दिहान और जीवान कंफ्यूजन में देखते रह गए जब डिजिटल सूहो ने जमीन से तलवार खींच ली। उन्होंने पूछा उन्हें क्या करना चाहिए, तो योनवा ने कहा कि वो खुद देख लेंगे। वर्चुअल सूहो ने तलवार उनकी तरफ पॉइंट की, उन्हें ट्रैश बोलते हुए पूछा कि वो बत्तखों की तरह खड़े क्यों हैं और घूरने के बजाय अटैक करने को कहा। दिहान स्टन था, कहते हुए कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सूहो ऐसा बिहेव करेगा। योनवा ने रिमार्क किया कि वो हमेशा ऐसा ही था। उसने न्यू कमर्स को वॉर्न किया कि अगर वो अपने सर सलामत रखना चाहते हैं तो रेडी रहें। तभी सूहो बाहर एक टैक्सी से उतरता है। ड्राइवर बताता है कि आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, इसलिए सूहो को आगे चलना पड़ेगा। सूहो शांत तरीके से एग्री करता है और आगे बढ़ता है। ऊंची बिल्डिंग्स के सामने खड़ा होता है। फिर वो फर्स्ट मूमू यूज करके अपनी रिंग एक्टिवेट करता है और सिस्टम रिपोर्ट करता है कि स्किल मोनोक्रोम सॉलिट्यूड एक्टिवेट हो चुकी है। उसकी प्रेजेंस इरेज करने के लिए साइड वॉक पर चलते हुए वो पाजू के एरिया को ऑब्जर्व करता है जो कभी गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता था। पास के भिखारियों को देखकर उसे याद आता है कि ये जगह कभी कितनी प्रॉस्पेरस थी, लेकिन मल्टीपल गेट्स के अपीयरेंस और उन्हें क्लियर करने के लिए कम हंटर्स होने की वजह से ये एरिया उजड़ा हुआ बन गया। अगर गेट्स न होती तो ये कभी ऐसा रूइंड डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता। गरीब रेजिडेंट्स के पास से गुजरते हुए वो सोचता है कि अब यहाँ क्राइम, गैंग्स, ड्रग्स और भूख भरी हुई है। उसे पता है वो सबको बचा नहीं सकता, फिर भी वो डिटर्मिन्ड रहता है। उसे गेट जल्दी क्लियर करना होगा और जब सही वक्त आएगा ये जगह यूजफुल हो सकती है। ऊपर देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये अबैंडेड एरिया एक खास ग्रुप को अट्रैक्ट कर चुका है जो उसके काम आ सकता है। वो एक फेमिलियर डोर के सामने रुकता है, याद करते हुए कि पास लाइफ में वो यहाँ अक्सर आता था। एक आदमी डोर के छोटे से विंडो से झांककर पूछता है वो कौन है। सूहो कहता है वो माइन खरीदना चाहता है। जैसे ही फर्स्ट मूमू डीएक्टिवेट होता है वो आदमी तुरंत उसे अन सूहो के रूप में पहचान लेता है। मुस्कुराते हुए सूहो कंफर्म करता है। वो आदमी डोर खोलता है और उसे अंदर बुलाता है। सोफा की तरफ इशारा करते हुए खुद उसके सामने बैठ जाता है। आदमी एक्सप्लेन करता है कि वो ऑफिशियली ओपन नहीं है, लेकिन उसे पहले ही इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं कि सूहो के साथ कैसे डील करना है। पूछता है क्या सूहो कभी पीयू आया है। सूहो जवाब देने के बजाय पूछता है क्या वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आदमी कंफ्यूजन में सवाल रिपीट करता है तो सूहो बोलता है कि मास्क पहने हुए वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे। सरप्राइज्ड होके पूछता है सूहो ने कैसे नोटिस किया। सूहो कहता है चिंता ना करे क्योंकि वो अकेले हैं। आदमी मास्क उतारता है, नीचे से एक स्टनिंग रेड हेयर्ड वुमन रिवील होती है। वो कमेंट करती है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि 2 पोर्टल्स अकेले क्लियर करने वाला आदमी ऐसी एबिलिटीज रखेगा। सूहो तुरंत उसे पहचान लेता है। चू यून देश की सबसे फेमस गेट ब्रोकर्स में से एक थी। पास्ट लाइफ में उसने उसके थ्रू कई पोर्टल्स का एक्सेस पाया था, लेकिन इस वक्त वो अभी मुश्किल से जानी जाती थी। चू यून पैर क्रॉस करके पूछती है कि सूहो को इस जगह का पता कैसे चला और ऐड करती है कि उसे इंटरेस्टिंग लगा कि उसने ऑफिशियल टर्म गेट के बजाय स्लैंग माइन यूज किया। सूहो मन ही मन सोचता है कि चू यून बाद में यूनियन कोरिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड गिल्ड ज्वाइन करने के बाद पॉपुलर हुई थी। ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए वो बस इतना कहता है कि उसे हमेशा वो पता होता है जो उसे जानना होता है और सजेस्ट करता है कि वो गेट्स के बारे में बात करे। वो पूछती है कौन सी गेट चाहिए। सूहो पूछता है क्या उसके पास ट्विस्टेड फॉरेस्ट का एक्सेस है। चुन स्टिफ हो जाती है और सूहो ब्रीफकेस उसकी तरफ पुश करता है, कहते हुए वो एक पास खरीदना चाहता है और अकेले एंटर करेगा। वो एक्सप्लेन करती है कि ट्विस्टेड फॉरेस्ट मार्केट में 3 दिन से भी कम पहले आई है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। वो पूछती है सूहो को कैसे पता चला कि उसके पास एक्सेस है और प्राइस क्या है। सूहो जवाब देता है कि ब्लैक मार्केट में ऐसी बातों की एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती। वो याद दिलाता है कि गेट डील्स में लोग उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो। गेट डील्स 2 टाइप की होती है, गेट खरीदना या 1 टाइम एंट्री टिकट लेना। ओनरशिप का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, लेकिन पॉपुलर गेट में एक सिंगल एंट्री भी महंगी होती है। चुन नर्वस होकर माफी मांगती है और कहती है कि ट्विस्टेड फॉरेस्ट में 1 टाइम एंट्री का कॉस्ट 100 मिलियन वॉन है और इसे अकेले क्लियर करना बहुत मुश्किल है। वो पूछती है क्या वो श्योर है। सूहो कैश का एक मोटा बंडल उठाता है और कहता है चिंता ना करें, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहता है वो अभी डिपॉजिट ले सकती है और बाकी गेट तक पहुंचकर दे देगी। मुस्कुराते हुए चुन मानती है कि वो उसे सरप्राइज कर रहा है, इसलिए उसने इतने सवाल पूछे। वो उसे ले जाने के लिए एग्री कर लेती है। उनकी कार एक ब्रिज क्रॉस करती है और सूहो डैशबोर्ड पर एक एम्बलम नोटिस करता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि चू यून पहले ही यूनियन ज्वाइन कर चुकी है। उसे लगता है ये अच्छा है, उनका इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम्स को रोक के रखेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सुनता है
जब वो पूछती है क्या उसे नॉर्थ कोरिया एंटर करते हुए सरप्राइज लग रहा है, वो मानता है कि ये अनयूजुअल है। उसे याद आता है कि गेट्स के बाद नॉर्थ कोरिया केओस में चली गई थी। चाइना ने कंट्रोल लेने की कोशिश की लेकिन बॉर्डर्स के पास मौजूद क्रीचर्स की वजह से फेल हो गई। मीनवाइल साउथ कोरियन हंटर्स ज्यादा फ्रीली मूव करने लगे। राइड के दौरान चूयुन कमेंट करती है कि सूहो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहती है आर्टिकल्स पढ़कर उसे लगा वो अलग होगा। सूहो जवाब देता है कि वो बस एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता है। वो आर्म्ड लोगों के एक ग्रुप के सामने कार से उतरते हैं। चुन अनाउंस करती है कि वो एक गेस्ट लाई है जो ट्विस्टेड फॉरेस्ट एंटर करना चाहता है और पेमेंट हो चुकी है। एक स्कारफेस्ड आदमी कहता है उसे लगा था कोई नो बॉडी आएगा, लेकिन सूहो को देखकर वो सरप्राइज हो गया। लड़की उसे तमीज में रहने को कहती है और पूछती है उसका बॉस कहाँ है। एक बाल आदमी टेंट से बाहर आता है, खुद को यहाँ का लीडर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है सूहो से मिलना उसके लिए ऑनर है। सूहो उसे शांत नजर से एग्जामिन करता है, पहचान लेता है बांग डी वाक, जो वुड्समैन के नाम से जाना जाता था, एक नोटोरियस ह्यूमन ट्रैफिकर जो लोगों को किडनैप करता था, उन्हें लॉग्स कहता था और माल की तरह बेचता था। पास्ट लाइफ में ये आदमी पकड़ा गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। सूहो को याद नहीं कि ये कभी यूनियन के साथ काम करता था या किसी गेट का ओनर था। वो एक व्हाइट व्हीकल के सामने खड़े हैं और चुन पूछती है क्या वो तुरंत गेट एंटर कर सकते हैं। बांग डी वॉक जवाब देता है कि वो कर सकती है, लेकिन ऐसे हंटर जो 2 पोर्टल्स अकेले क्लियर कर चुका हो उसे अलाउ नहीं किया जा सकता। कंफ्यूज्ड होकर पूछती है क्यों। बांग डी वॉक चश्मा उतारकर कहता है कि वो सिर्फ उन लोगों को टिकट्स बेचते हैं जो एब्सोल्युटली पोर्टल क्लियर नहीं कर सकते। सूहो जैसा आदमी इस कंडीशन में फिट नहीं होता। सूहो भौं चढ़ा लेता है सोचते हुए कि ऐसी ट्विस्टेड लॉजिक किसी ह्यूमन ट्रैफिकर पर ही सूट करती है। चुन चैलेंज करती है, पूछती है क्या वो स्पॉट पर प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो बाहें क्रॉस कर लेती है और वॉर्न करती है कि उसे ऐसा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बांग डी वॉक तुरंत मुस्कुराता है, पीछे मुड़कर कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। सूहो जानता था कि वुड्समैन भी यूनियन ब्रोकर से ज्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। बांग डी वॉक कंप्लेन करता है कि अब उसे कोई जोक भी नहीं करने देता, फिर उन्हें फॉलो करने को कहता है। चुन पोलाइटली सूहो को आगे बढ़ने का इशारा करती है, कहती हुई वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करेगी। तभी कई अनप्लेजेंट लुकिंग आदमी हॉस्टिलिटी के साथ सूहो को घूरने लगते हैं। सूहो जानता था कि अगर वो गेट सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है तो बाहर निकलते वक्त एम्बुश हो सकता है। इसीलिए ब्रोकर्स क्लाइंट्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी वजह से उनकी गिनती बहुत कम होती है। जैसे ही शटर उठा, ग्लोइंग पोर्टल सामने आ गया। बंगू आक ने सूहो से पूछा क्या वो वाकई अकेले एंटर करने वाला है और क्या वो खुद को इनविंसिबल समझता है। सूहो ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया और सीधा गेट के अंदर कदम रख दिया। ट्विस्टेड फॉरेस्ट, एक ब्लू पोर्टल उसके सामने शिमर कर रहा था और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि एंट्री शुरू हो चुकी है। साथ ही रूल्स बताए गए, सिर्फ लेवल 99 या उससे नीचे के हंटर्स को अलाउ है और अंदर मैक्सिमम स्क्वाड साइज 8 होगी। सूहो फॉरेस्ट के अंदर घुसा और ट्विस्टेड लैंडस्केप को देखते हुए नजर उठा ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह आ निकलेगा। पिछली जिंदगी में भी वो इस गेट के अंदर कभी नहीं आया था, लेकिन इतना सुन चुका था कि अंदर क्या होने वाला है ये उसे पता था। शैडो स्पीयर बुलाकर उसने पहले कुछ यूजफुल चीज ढूंढने का फैसला किया। आंखें बंद करते ही उसने मैजिक डिटेक्शन एक्टिवेट किया और पर्पल स्ट्रीम्स ऊपर उठने लगे। तभी एक मैसिव येलो आए उसकी तरफ घूरा और उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ के पेड़ ही मॉन्स्टर्स हैं। सिस्टम ने उन्हें आइडेंटिफाई किया। ट्विस्टेड एंड्स, लेवल 93। सूहो ने स्पीयर फेंककर मॉन्स्टर की आंख के पास वार किया। उसे लगा कि एक्स यूज करना आइडियल होता, लेकिन फिलहाल उसके पास नहीं था। एंट ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी जब सूहो ने ब्लडी स्वॉर्ड समन की। सोचा कि मोल माइन का बॉस इन क्रीचर्स से काफी ज्यादा ट्रबलसम था। नेमलेस स्वॉर्ड्समैन की तरह इसे इजीली हराने के लिए उसे काफी लेवलिंग करनी होगी। वो आगे बढ़ा और एक स्लैश में मॉन्स्टर के अटैक को आधा काट दिया। सिस्टम ने डिकैपिटेशन एक्टिवेशन रिपोर्ट की। वेपन को जोर से पकड़कर सूहो ने मान लिया कि उसके और एंड के बीच 30 लेवल्स का क्लियर गैप है, इसलिए एक ही हिट में डिस्ट्रॉय ना होना लॉजिकल था। उसने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स यूज करके फाइट करने का फैसला किया। ब्लेड के साथ खून की लकीर छूट गई और एक और दहाड़ गूंज उठी। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर के कटे हुए रिमेन्स पर खड़ा था। उसकी तलवार हल्की सी कांप रही थी। एक सिंगल एंट को हराना भी मुश्किल था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ा सोचते हुए कि इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस इस जगह को ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। एक और एंट की आंख के नीचे दांतों से भरा बड़ा सा मुंह खुल गया। जैसे ही ज़ूहो ऊपर की तरफ उछला, वो हवा में काफी ऊपर उठ गया और सोचा कि इस क्रीचर को फायरवुड बना देगा। बाद में उसके नीचे गिरे हुए ट्रंक्स का ढेर था और वो डिस्ट्रॉयड एंट्स के ऊपर खड़ा कहता है कि आखिरकार वो कर पाया। स्टेटस विंडो खोलते ही उसे रियलाइज होता है कि स्लो प्रोग्रेस के बावजूद वो जिस रिजल्ट के लिए आया था वो मिल चुका है। सिस्टम के कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ उसके चेहरे पर सरप्राइज आ जाता है। लाइट ऑफ हीलिंग मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी थी। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अब फ्रैंक हीलिंग माना को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेगी, हीलिंग इफेक्ट बढ़ेगा और रिजेनरेशन टाइम कम होगा। प्रोग्रेशन दिखाया जाता है लेवल 50 से 100 तक। उसे याद आता है कि लेवल 40 से पहले उसके पास सिर्फ एक क्लास स्किल थी। लेवल 50 पर क्लास स्किल्स रैंक ए हो जाती हैं। लेवल 60 के बाद फिर अपग्रेड होती हैं और लेवल 100 पर वो अपनी क्लास पूरी तरह से चेंज कर सकता है।
टूटे हुए ट्रंक से नीचे कूदकर सूहो हाथ जेब में डालकर आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि बॉस अब दिखना चाहिए। तभी एक शांत तालाब के बीच एक हॉर्न वाला मिस्टीरियस क्रीचर बैठा होता है, आंखें बंद किए हुए। जैसे ही आंखें खुलती हैं, सिस्टम आइडेंटिफाई करता है, मलायन, ट्विस्टेड फॉरेस्ट का रूलर, लेवल 100 मॉन्स्टर बॉस। जूहो हॉर्न्ड फिगर के सामने रुकता है, आखिरकार उसका पहला 1 स्टार मॉन्स्टर। मान लेता है कि लेवल 99 से नीचे के मॉन्स्टर स्पेशल क्लासिफिकेशन में नहीं आते, लेकिन लेवल 100 के बाद हर 100 लेवल्स पर 1 स्टार मिलता है। मलायन बोलता है कि एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया है। जूहो जवाब देता है कि इस दुनिया में उसे खुद कभी इनवाइट नहीं किया गया। मॉन्स्टर्स ने खुद पोर्टल्स खोले और अब दूसरों को अनइनवाइटेड कह रहे हैं। ये उसे ऑलमोस्ट अम्यूजिंग लगता है। शैडो स्पीयर समन करते हुए कहता है, मलायन कुछ भी समझता ही नहीं। सिस्टम डिवाइन पावर एक्टिवेशन रिपोर्ट करता है जैसे ही वो स्पीयर फेंकता है। मलायन उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, डिवाइन एनर्जी महसूस करते हुए पूछता है, क्या जूहो गॉस का सर्वेंट है? जूहो अपनी हथेली में खून का लाल गोला बनाता है और उसकी बात को मान लेता है। प्रोजेक्टाइल आगे शूट होता है, स्पीयर पर लगता है और मलायन के सीने के आर पार घुसा देता है। जूहो कहता है कि उसे 1 स्टार बॉस से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मलायन स्पीयर हेड निकाल देता है और उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है जूहो ने एक अनफॉरगिवेबल मिस्टेक कर दी है। सिस्टम वॉर्न करता है कि फॉरेस्ट मलायन के गुस्से से कांप रहा है और उसकी टेरिफाइंग किलिंग ऑरा जूहो पर चढ़ जाती है। तब ड्रैगन ब्लड रिएक्ट करता है, ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट होता है और इंटेंस ऑरा से उसे शील्ड कर लेता है। जूहो नोट करता है कि मलायन का ऑरा पावरफुल है, लेकिन अब ये फाइट एक हिरन और एक ड्रैगन के बीच में है। मलायन पूछता है कौन सी डार्क मैजिक उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जूहो कहता है ये मैजिक नहीं, सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड है। वो दोबारा शैडो स्पीयर समन करता है। बॉस हंसी उड़ाकर पूछता है, क्या बस इतना ही कर सकता है? जूहो कहता है जरूरत पड़े तो वो और भी कर सकता है। स्पीयर जमीन पर लगता है और ब्लैक चेन्स बॉस के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। सिस्टम शैडो बाइंडिंग और शैडो ब्लीडिंग एक्टिवेट करता है। मलायन उन्हें आसानी से तोड़ देता है और पूछता है क्या जूहो वाकई मानता है कि ऐसी ट्रिक्स उस पर काम करेंगी? वो अपने हाथ उठाता है, पास का पानी उबलने लगता है और ब्लैक एनर्जी ऊपर उठती है। डरावनी फॉर्मेशंस तालाब से निकलती हैं। कॉन्फिडेंस के साथ मलायन जूहो से कहता है कि उनकी स्ट्रेंथ का फर्क महसूस करे। जूहो शांत रहते हुए कहता है कि वो इसी का इंतजार कर रहा था। एक पावरफुल स्ट्राइक आती है जिसे वो आसानी से डॉज करता है और ब्लड एनहांस्ड स्वॉर्ड अटैक से काउंटर करता है। सिस्टम डिकैपिटेशन एक्टिवेट करता है और ब्लेड क्रिम्सन हो जाती है। जूहो मानता है कि ये दुश्मन एंट्स से ज्यादा टफ है। वो पीछे उछलता है एक मैसिव रूट से बचने के लिए और दूसरी को क्लीनली काट देता है। मलायन स्नियर करते हुए कहता है जूहो को तलवार चलाना नहीं आता। जूहो मुस्कुराते हुए मान लेता है कि बस उसे थोड़ा और वेट करना है। मलायन उसके इरादों को नहीं समझ पाता। जूहो के स्लैशेस जारी रहते हैं और रूट्स पर हल्की लाल लकीरें दिखने लगती हैं। मलायन नोटिस करता है कि जूहो ने डिवाइन पावर यूज करना बंद कर दिया है और समझ नहीं पाता कि इतने वीक अटैक्स का क्या मतलब है। जूहो के मूवमेंट्स उसे बिल्कुल सेंस नहीं देते। मलायन बाहें फैलाकर एक और अटैक प्रिपेयर करता है और कई रूट्स आगे बढ़ने लगती हैं। वो धमकी देता है कि जूहो को टुकड़ों में काट देगा, लेकिन जैसे ही अटैक जूहो तक पहुंचता है, रूट्स खुद ही स्प्लिट हो जाती हैं। पत्थर के आइलैंड पर खड़ा जूहो शांत एक्सप्रेशन के साथ मलायन की शॉक के बिल्कुल ऑपोजिट था। मलायन खुद को तसल्ली देता है कि शायद जूहो ने वीकेंड पॉइंट्स पर वार किया होगा, लेकिन जैसे जैसे और रूट्स क्लीन कट्स के साथ गिरती जाती हैं, जूहो कहता है कि लगता है उसकी टेक्निक काम कर गई है। वो डिकैपिटेशन यूज कर रहा था ताकि सिस्टम उसकी टेक्निक असेस करे, और जैसे ही मास्टरी रिकॉग्नाइज हुई, सिस्टम ने उसकी स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट कर दिया। लाल और काली तलवार पकड़े हुए वो देखता है जब सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप सब पर सुपास कर चुकी है और अब सिस्टम डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। फॉलोअप मैसेज आता है कि नेमलेस स्वॉर्ड की कॉन्शियसनेस इस ग्रोथ पर रिएक्ट कर रही है, वो हमसे खुश है और एक नया टारगेट चूज करती है, और सिस्टम उसे वॉइड स्टाइल स्वॉर्ड्समैन का सक्सेसर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मलायन गुस्से में और रूट्स का स्वॉर्म भेजता है, चिल्लाता है कि जूहो इस अटैक को नहीं रोक सकता। जूहो ऊपर देखता है, एक ही स्ट्राइक करता है और मैसिव रूट को नीटली आधा काट देता है। सिस्टम इसे वॉइड स्टाइल का फर्स्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करता है। मलायन गुस्से में पूछता है, ये कौन सी सॉर्सरी है? जूहो जवाब देता है, ये मैजिक नहीं है। खून से भरी तलवार आगे करते हुए कहता है कि असली मजा अब शुरू हुआ है। सिस्टम अनाउंस करता है कि जूहो की स्वॉर्ड्समैनशिप सब पर सुपास कर चुकी है और अब सिस्टम डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। जूहो याद करता है जब उसने पहली बार ये स्टाइल बनाया था तो उसे लगा था वो लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन बाद में समझा कि नेमलेस स्वॉर्ड्समैन जैसे मॉन्स्टर्स थे जिनकी स्किल्स सभी ह्यूमन से आगे थी। उसके बाद जो पहली टेक्निक उसने सीखी थी वो थी वॉइड स्टाइल स्टील कटर, और इस जिंदगी में वो इसे बहुत तेज अचीव कर पाया। मलायन गुस्से में कहता है कि वो इस डार्क मैजिक को क्रश कर देगा, लेकिन जूहो पूछता है क्या जिंदगी ने उसे कुछ नहीं सिखाया? सिस्टम कटिंग स्टील एक्टिवेट करता है। जूहो स्लैश करता है और मलायन डिसबिलीफ में अपने हाथ उठा देता है। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या देख रहा है। जूहो पूछता है क्या बॉस अपनी बुढ़ापे में अंधा हो गया है, और प्रॉमिस करता है कि वो इसे खत्म कर देगा। मलायन पीछे हटने से मना कर देता है और अपने पीछे जाइंट मॉन्स्टर समन करता है। सिस्टम आइडेंटिफाई करता है ट्विस्टेड फॉरेस्ट गोलम्स, लेवल 96 से 98। जूहो डिक्लेयर करता है कि मलायन ने सिर्फ पथेटिक क्रीचर्स बुलाए हैं। मलायन स्नियर करता है और गोलम्स को उसे मारने का ऑर्डर देता है। जूहो आगे बढ़ता है और एक को एक ही ब्लो में गिरा देता है। सिस्टम कटिंग स्टील दोबारा एक्टिवेट करता है और गोलम्स गिरते चले जाते हैं, ग्रीन स्टोन्स छोड़ते हुए। हारे हुए मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा जूहो मलायन से कहता है कि अब स्टील काटना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा, इसलिए ये क्रीचर्स कोई चांस नहीं रखते।
मलायन गुर्राता है और वाइन्स बेचता है। जूहो उन्हें काट देता है और कहता है कि बॉस अपनी सारी स्ट्रेंथ खर्च कर चुका है। वो एक पत्थर पर चढ़ता है, फिर दूसरे पर, और डिक्लेयर करता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। हवा में उछलते हुए मलायन को किक करता है और बॉस को पानी में गिरा देता है। पानी की धाराएं मॉन्स्टर के शरीर से बहने लगती हैं जब जूहो शैडो स्पीयर समन करता है और उसे चेन्स में बांध देता है। मलायन तड़पता हुआ चिल्लाता है कि वो बोलना बंद करे और उस पर अपनी हैसियत का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाता है, लेकिन चेन्स उसे पूरी तरह ज़ूहो ने जकड़ अपनी लेती। ब्लेड घुमाई और एक ही डिसाइसिव स्ट्राइक में उसका सिर उड़ा दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि ट्विस्टेड फॉरेस्ट का किंग मेलायन डिफीट हो चुका है और गेट क्लियर हो गई है। सूहो को MVP नाम दिया गया, उसे बोनस एक्सपीरियंस मिला, एक स्किल पॉइंट मिला और लेवल इंक्रीज के साथ उसकी सारी एबिलिटीज बढ़ने पर एक और स्किल पॉइंट मिला। मेलायन के कॉप्स से एक ग्रीन स्फेयर ऊपर फ्लोट हुई। जूहो ने कहा यही वो चीज थी जिसके लिए वो यहां आया था। सिस्टम ने इसे डिस्क्राइब किया, कर्स्ड ड्रूइड स्फेयर, जो गॉड्स के द्वारा रिजेक्ट की गई थी, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो अनस्टेबल माइंड्स को कंट्रोल और करप्ट कर देता था। यही स्फेयर मेलायन को ट्विस्टेड फॉरेस्ट का सोल ड्रूइड और गार्डियन बनने देती थी। सूहो ने इसे एग्जामिन किया, सोचते हुए कि वॉइड स्टाइल की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन असल में ये स्फेयर ही शुरू से उसका असली टारगेट थी। इसके साथ ही उसने डिसाइड किया कि अब निकलने का वक्त आ गया है। पोर्टल के बाहर देख रहे लोग गास्प कर उठे जैसे ही उन्हें पता चला कि गेट क्लियर हो चुकी है। चियोयुन शॉक में थी कि वो वाकई सक्सीड हो गया। बैंग डू गुस्से से घूरता रह गया, उन दोनों की पहले हुई बात याद करते हुए। ये गेट S रैंक थी, मैक्सिमम 8 लोग अलाउड थे और इसे लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। ये उसकी गोल्ड माइन थी। उसे याद आया इस गेट का ओनरशिप हासिल करने में उसे कितनी मेहनत लगी थी और अब एक लड़के ने उससे सब कुछ छीन लिया। गुस्से से भरकर उसने चियोयुन पर चिल्लाया, पूछते हुए क्या उसे पता है उसने कितना इन्वेस्ट किया था, और ये भी कि 100 मिलियन वॉन भी इस नुकसान के लिए काफी नहीं है। उसके आदमी डार्क मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे जब उसने ऑर्डर दिया कि सूहो को जिंदा चमड़ी से उतार दो। चियोयुन आगे बढ़ी और पूछा क्या उन्हें पता है वो क्या करने जा रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बैंगडू जोर से गाली देता हुआ पूछता है कि यूनियन ने आज तक उसके लिए क्या ही किया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शैडो स्पीयर का नोक उसके सीने के आर पार निकल आया। शॉक में वो अपने खून को घूरता रहा, फिर गिर पड़ा, जबकि उसके फॉलोअर्स घबराकर चीखने लगे। सूहो पोर्टल से बाहर निकला और डरे हुए गैंग मेंबर्स की तरफ बढ़ा। अपने गिरे हुए लीडर के पास झुककर थोड़ी सिकोड़ते हुए उसने चियोयुन से पूछा क्या वो अब जा सकते हैं। बाकी बचे आदमी उसे घूरते हुए कहते हैं कि वो निकल जाएं। सूहो ने पूछा क्या वो उसके दिए हुए पैसे वापस करने का इरादा रखते हैं। उसकी तलवार का नोक एक आदमी के कंधे पर जा टिका और लाल काली ब्लड ब्लेड उसके गले पर दबाते हुए सूहो कहता है कि जब पोर्टल ओनर्स ने रूल्स तोड़े हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो रिफंड मांगता है। आदमी तुरंत हाँ बोल देता है। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। चियोयुन स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर उसे थैंक्स करती है। सूहो जवाब देता है कि ऑफकोर्स वो ग्रेटफुल होगी, फिर ऐड करता है कि थैंक्स जेब में नहीं रखे जा सकते, इसलिए थोड़ा सब्सटैंशियल जेस्चर बुरा नहीं होगा। वो मानती है कि उसकी जुबान काफी शार्प है और वो जवाब देता है कि एक सोर्ड्समैन के लिए ये नेचुरल है। अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो कहता है अपना नंबर डाल दे ताकि वो कांटेक्ट में रह सके। चन कहती है वो पहले खुद कॉल करेगी। सूहो बोलता है उसे ये बिल्कुल मंजूर होगा, खासकर अगर उसे कोई और सूटेबल गेट मिले। तो गुड बाय कहकर वो गाड़ी से दूर हट जाता है। उसे जाते देखकर चियोयुन धीरे से कहती है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा नाइस निकला।